गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी सुबह लाइव नहीं हुई, बहुत खेद है मुझे। थोड़ा सा बीमार था, ज़्यादा नहीं था, नींद नहीं आई थी तो मैंने सोचा अपनी नींद पूरी कर लूँ, लेकिन फिर नींद भी नहीं पूरी हुई। मुझे लगा कि यार मैं यूँ ही नहीं आया। सुनो मेरी बात, देखो फिजिक्स के लगभग एक एक करके तीसरे चैप्टर की एंडिंग की ओर आ गया हूँ। कल एक चैप्टर मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शुरू किया था तुम्हारे लिए, तो देखो मैं फिर से बताना चाहता हूँ यार। अब बोर्ड परीक्षा फिर से एक फॉर्मेलिटी है, मैं उसे रोज़ मत कहलवाओ। ईमानदारी से पढ़ो दोस्त, तुमको धोखा नहीं दूंगा, तुमको वो कंटेंट ले आके दूंगा जिसकी तुम्हें रियल में ज़रूरत है। और देखो हुआ क्या, एकदम A to Z आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा रहा हूँ। कल मैंने कुछ 40-50 सवाल आपको भेजे, मैं 5-6 सवाल आपके फंसे हैं और ये दर्शाता है कि आपने 100% अपना एफर्ट लगाया है। तो अच्छा लगा कि आपने अच्छा काम किया है। अब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कुछ जो 3-4 सवाल फंसे थे जल्दी से बताता हूँ और छोटी सी एक वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। देखता हूँ मामला कहाँ से कहाँ तक है। हमने क्रिटिकल सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 4 पाया है, सभी बच्चों ने भेजा है क्वेश्चन नंबर 4। बताता हूँ क्या है, पढ़ता हूँ वो क्या है। बहुत आसान सा सवाल था, आप लोग बिना वजह उलझे हैं, मुझे समझ नहीं आया क्यों उलझे हैं। क्वेश्चन को पढ़ करके तुमने समझने की कोशिश ही नहीं करी। सुनो, ए पार्टिकल ऑफ मास m, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, इत्मीनान से पढ़ूंगा, इत्मीनान से बताऊंगा, A to Z टू कंसेप्ट। सवाल बहुत बड़ा आया है, जे एडवांस 2093 है। ए पार्टिकल ऑफ मास m, हालांकि मोशन के चैप्टर में पार्टिकल के मास का कोई रोल नहीं होता है, ये बात फिक्स है। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन x एक्सिस एज फॉलो। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। यह बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है t इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू 0 से। देखिए मतलब ओरिजिन पर से मोमेंट स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम भी अभी फिलहाल 0 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। एंड कवर्स टू रेस्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये रेस्ट में आ जाती है, यानी 1 सेकेंड तक चलने के बाद ये रेस्ट में आ जाती है और 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। रेस्ट से चलती है, रेस्ट में आ जाती है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड का टोटल टाइम ट्रैवल करती है, टोटल टाइम लगाती है और 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है और कह रहा है देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे, इफ़ द अल्फ़ा डिनोट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा के बारे में आपकी क्या राय है? तो सुनिए मेरी राय क्या है। अरे यार मेरे भाई, थोड़ी सी थिंक का एटीट्यूड बढ़ाओ, बस यूँ आ जाएगा। तुमको पता है बाबू रेस्ट से चली है तो बिना एक्सीलेटर दबाए एक बढ़बई ना करे आगे। तू लोग सब मोटरसाइकिल कार वार चला देखत होए, कार चलानी है, मोटरसाइकिल चलानी है, तो मोटरसाइकिल तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अगर आप रुके हैं, अब आपको गियर डाल के आगे बढ़ाना है, तो जब तक आप उसे एक्सेलरेट नहीं करोगे, धीरे से क्लच नहीं छोड़ोगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ने की। यानी पक्का है यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर 1 सेकेंड के अंदर गाड़ी रोकनी भी है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एक आधा सेकंड के लिए, आधे मीटर दूरी के लिए, ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ, फिर बाकी आंसर से वेरीफाई कराऊंगा। ये गाड़ी एक्सेलरेट जरूर होगी और आधी दूर पर पहुँच के अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगी। जहाँ रेस्ट से चली थे तो लगातार एक्सेलेटर होके रहेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँचेगी और मैक्सिमम वेलोसिटी पहुँचने के बाद उसी रेट से रिटार्डेशन भी होना है। उसी रेट से रिटार्ड करते हुए ये आगे जाके रोक दी जाएगी। तो कह रहा है पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूरा हो गया तो ऑप्शन पढ़ना बनता है। अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल t इन इंटरवल। बिल्कुल सही बात है। तुमको पता है अल्फा की वैल्यू लगातार पूरे 1 सेकंड तक पॉजिटिव नहीं रह सकती है। क्यों? पक्का नहीं रहेगी। अगर तू पॉजिटिव रखे रहोगे तो यहाँ रुकेगी कैसे? यानी लगातार एक्सेलरेट नहीं कर सकते आप 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड में इसे रुकना भी है
तो इसका मतलब कुछ देर तक एक्सेलरेट होगी और एक मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करने के बाद अगर आपको रोकना है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, मतलब फिर वह जो पहले त्वरण था वो मंदन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी इन 0 to 1। पूरे 0 से 1 सेकंड के दौरान अल्फा पूरी देर पॉजिटिव नहीं रहेगा, मतलब ये आंसर बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो और आंसर्स पर हम लोग बात करेंगे। अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट ऑन दिस पार्ट। ए भैया हमें ये बताया ही नहीं गया है कितनी देर तक एक्सेलरेट करी है, जैसे मैंने तो अंदाजे से लिखा है, बाकी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आधे देर तक एक्सेलरेट किया है या आधे समय तक एक्सेलरेट किया है, आधी दूरी तक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की वैल्यू को निकालना इस जगह से इम्पॉसिबल है। तो बी आंसर और सी आंसर हमारे किसी काम के नहीं हैं, इन पर हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जो उन्होंने दी है कैलकुलेट करके, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद डी ऑप्शन पर चले जाते हैं। अल्फ़ा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन बट नो अदर असर्टेन, देखिए बिल्कुल वही बात आ भी गई, बट नो अदर असर्टेन कैन बी मेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। बस हमें केवल इतना पता है कि यहाँ से यहाँ तक चलने के दौरान लगातार अल्फ़ा पॉजिटिव नहीं रहेगा, लगातार अल्फ़ा निगेटिव नहीं रहेगा, कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल। तो पहला आंसर बिल्कुल सही था और पहले को ही लगभग वर्बरेट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है डी वाला ऑप्शन, तो पहले के साथ साथ इसका डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। अल्फ़ा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग, अल्फ़ा की वैल्यू मस्ट भी साइन के साथ चेंज हो जाएगी पूरे ट्रैवलिंग के दौरान, मतलब अगर पहले वो पॉजिटिव होगा तो बाद में यहाँ चढ़ने के बाद निगेटिव अवश्य हो जाएगा। ये चौथा सवाल मैंने देखा हर बच्चे ने भेज दिया, जिसने कल से आज तक सवाल भेजे हैं सबने चौथा सवाल भेजा था और ये रहा आपका चौथा सवाल और ये हो गया ख़त्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और इतनी इन्फॉर्मेशन से एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती है। तो तुमको पता है कि लगातार अल्फ़ा पॉजिटिव नहीं रहेगा, लगातार अल्फ़ा नेगेटिव नहीं रहेगा। जस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको हमने लगाया ही नहीं, एडवांस 93 था ये। जब आप में से किसी का पता भी नहीं होगा दुनिया में, पापा की शादी भी नहीं हुई होगी, तब का सवाल है, सोच लो, तब का सवाल है ये। मैं क्लास 6 में गया था, मैं क्लास 6 में गया था, तब का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक बढ़िया ब्रिलियंट सवाल, लेकिन इस सवाल को समझ नहीं सके आप कि यह क्या कह रहा है। बहुत सरल सवाल था ये। ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया गया है फ्रॉम रेस्ट ऑफ ए हाइट, किसी हाइट से गिरा दिया गया। हाइट भी नहीं पता है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। कह टाइम टेकन बाई द फॉल थ्रू द सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हर ऊपर से अगले एक मीटर को डिस्टेंस जो हैं ये है ना, एक पहला 1 मीटर जाने में कितना समय लगा, उसके आगे अगला 1 मीटर जाने में कितना समय लगा, उसके आगे अगला 1 मीटर जाने में कितना समय लगा। इस टाइम के रेशियो को पता लगाना है, टाइम का डिफरेंस कराए। द टाइम देन विल बी ऑल इक्वल बीइंग दिस आर इन रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर आर इन रेशियो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर। चलो देखते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये तो तुम भी लगा सकते थे। तो पहला जो ये 1 मीटर का डिस्टेंस से आने में जो टाइम लगेगा तो इसको मैं कहूँगा 0 हाफ GT²। हम इस T को कैलकुलेट करते पक्का 2/G आता, अंडर रूट। जी हाँ, ओह हाँ ठीक है, इस 1 मीटर को चलने में अंडर रूट T/G आता। लेकिन अब इस जगह पहुँचते इसने वेलोसिटी अचीव की होगी v बराबर u + at के बराबर, और हमें गति का तीसरा समीकरण लगाना पड़ेगा। v हालांकि टाइम मिल गया है तो प्रथम भी लगा सकते थे, v² = u² जो कि विराम था 2gh की जगह 1। इस जगह इसने इतनी वेलोसिटी अचीव की है, रूट के अंदर डाल देता हूँ। यह आगे बढ़ने के लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगी। राहुल, प्रभात, सभी का सवाल है ये। फिर ये मेरी डिस्टेंस 1 मीटर ही है बाबू, लेकिन अब की बार इसके पास यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इनिशियल वेलोसिटी के रूप में अंडर रूट 2g अवेलेबल है माइनस ut, हमें टाइम चाहिए, ut + ½
GT²। अब देखिए ये टाइम अगर हमें पता लगाना है बाबूजी, तो इस टाइम का द्विघात समीकरण बन गया है, क्योंकि दूरी 1 ही मीटर है। इस टाइम को निकालने में नानी याद आ सकती है, इज्जत से द्विघात समीकरण को पूरा मान सम्मान दीजिएगा और तभी इसे हल करने जाइएगा, नहीं बर्बाद होने के अलावा आपके पास रास्ता नहीं है। GT² रहेगा, ये 2 यहाँ जाएगा तो प्लस का 2√2G और T, और ये 2 यहाँ जाके पक्षांतर होके यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्या है, पहले ही 2 स्टेप में क्लियर होने लगेगा कौन सा आंसर आने वाला है। तो यहाँ से T की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँगा तो श्रीधराचार्य की ही शरण में जाना होगा, वही परमात्मा है हमारे लिए, वही भगवान है। -b प्लस माइनस √b², इनका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8G, b² माइनस 4 a की जगह G और C की जगह प्लस का 2 अपान 2a यानी 2G। अब इसको कैलकुलेट करते इसके टर्म्स में वैल्यू आने वाली है, तभी आंसर के बारे में सोचना। 4 दूनी 8, 8 8 16G। बिल्कुल इत्मीनान से रहिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई बखेड़ा ना खड़ा करें, शांति से इसे हल करें। ये 16 हो गया है, 16 का √4 बाहर आ जाएगा, लेकिन G रूट में ही रहेगा। जी हाँ, अपान 2। एक छोटा सा काम करें, G को तो रूट में ही रखें, इसका 2 भी बाहर निकालें और माइनस का 2। अब एक प्लस वाला ले लें, बाकी को हम इग्नोर करें क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव वाला लेके चलें और √G कॉमन करें। यहाँ बचेगा प्लस का 4, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव वाले टाइम को छोड़ दें 4, और माइनस का 2√2 अपान में 2। देखो भैया राहुल, √G अपनी जगह पर रहेगा और 2 माइनस √2। देखिए आप आंसर तक जाएंगे तो अभी आपके आंसर मिलने लगेंगे। ये मैं सही लिखा हूँ बिल्कुल। तो हमसे कह रहा है कि मल्टीपल किसका होगा, तो देखो इसमें क्या है, और अपान में G भी है, कुछ छूट गया था, अपान में G है, तो G नीचे से कट के √G हो जाएगा। देखिए ये टाइम जो था पहले 1 सेकंड चलने का था, इस टाइम का नाम T2 दे दो, यानी दूसरा अगला सेकंड चलने का। तो बस 2 ही रेशियो निकाल लीजिए, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 से आंसर का फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। इनका और इनका ज़रा रेशियो फाइंड आउट करिए आप। तो पहला वाला था √2 अपान में G। रेशियो बाई हमें अगर दूसरे का दिखाना है तो रेशियो केवल कैलकुलेट करना है, तो रेशियो के साथ जाइएगा। इन दोनों में हम √2 कॉमन लेना चाहते हैं भैया राहुल प्रभात, तो इसे हम √2 - 1 बनाएं, अपान में G हो जाएगा रूट का G रूट के G से नहीं रहा, रूट का 2 रूट के 2 से नहीं रहा। तो एक आंसर देखना चाहेंगे अगर आप, तो √1 लिखा होगा, जिसको हम 1 भी कह सकते हैं। रेशियो बाई अगला रेशियो हमारा √2 - 1 आने लगा है, यानी C हमारा आंसर मैचिंग की तरफ जाने लगा है। अगर आपको मान लो तसल्ली नहीं होती कि मैंने एक और ये दूसरा वाला मीटर निकाला है, ये तीसरा निकालना हो, तो आप एक काम करिए, पहले यहाँ पर वेलोसिटी अचीव करिए, फिर इस 1 सेकंड में फिर इसी तरह एक सूत्र लगा के द्विघात समीकरण बनाइए, फिर भी उसका फैक्टर करिए, तो अगला वाला मिलेगा √3 - √2। इसमें √2 - √1 मिला है, √2 - 1 मिला है, अगले वाले में √2 - √2 मिलेगा, √3 - √2। आप चेक कर सकते हो, बाकी हमारा वेरिफिकेशन हो गया है। क्योंकि अब और आंसर पर हमें देखिए ऑब्जेक्टिव सवालों में हमेशा प्लानिंग करनी होती कि व्हाट इज दिस, तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया है, कंसेप्ट मिल गया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 9 भी फिनिश हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सीधे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, बच्चे भड़बड़ाए हुए हैं अभी ग्राफ को लेकर के। हमें समझ नहीं आता कि तुम लोग कैसे टोपा आदमी हो। हाँ चलो, मेनली हमने एक चैप्टर आपको ये जो कल का होमवर्क दिया था ग्राफ के क्वेश्चंस लगाने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ वो 35-40 सवाल जो ग्राफ के हमने आपको दिए थे वो आपने सभी लगाए हैं। 4 सवाल ग्राफ के बहस फंस गए हैं और उनमें भी आपने अपने मन से पूरी कंसेप्ट को सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है, ऐसा भी मुझे फील होता है कहीं ना कहीं। वरना बहुत सरल सवाल था, मैं पढ़ता और लिखता और समझाता हूँ दोनों। हालांकि सवाल ज़्यादा नहीं फंसे, 3-4 ही हैं। ये चौथा सवाल है। ये सवाल हम एक्सपेक्ट करते थे अपने बच्चों से कि ये क्वेश्चन सभी बच्चे लगा सकते हैं हमारे। क्यों? हो सकता है कहीं दिमाग आपका इधर उधर रहा हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सवाल बहुत ही सरल था। x एक ग्राफ ऐसे गया है,
है, सॉरी टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। कहता है ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टी। एक्सटी ग्राफ है तो एक ग्राफ पहले ऐसे गया है, फिर हमें पिक्चर में दिख रहा है कि एकदम स्ट्रेट लाइन पकड़ा है यहाँ से, फिर एक ग्राफ ऐसे कर्व होकर के ऊपर को चढ़ा है, और फिर यहाँ से फिर से स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। ये ओरिजिनल ग्राफ हमें बना के दिया गया है। इस नाम को दिया गया है ओ से ए से बी, कर्व चढ़ता हुआ बी से सी और वापस सी से डी, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो हमसे कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। 4 ऑप्शन दिए गए, मैं चारों ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। ओ ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया +0। हमें लगता है शायद सवाल को आप नहीं पकड़ पाए हैं, कंसेप्ट तो आपको पकड़ में आती बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे हमारे सवाल को नहीं पकड़ पाए हैं कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे हमारे इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाए हैं कि इसमें क्या पूछा गया। काफ़ी सरल सा सवाल था। हमने तुमको बताया ना था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन के बारे में मांगा जाए, तो जब कभी पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसे ग्राफ चढ़ा हो पैराबोलिक फॉर्म में ऊपर को, तो मैंने बताया था पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर ये उतरा हो तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो देखो ये पहला ग्राफ ओ से ए उतरने का है, मतलब रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन चारों सेगमेंट में मांगी गई है। तो अगर हमको पता है कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन सदैव निगेटिव होता है। तो अब ओ से ए तक या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। देखो दोनों में इसको नेगेटिव दिखाया गया है। फिर इसके बाद अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में आप स्ट्रेट लाइन चलने लगते हो तो बॉडी रेस्ट में आ जाती है। हमने पढ़ाया है, जाके आप हमारे ग्राफ का वीडियो देखेगा, हमने बताया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में बॉडी जब स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है तो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। मतलब बी के साथ साथ डी ऑप्शन अभी भी मैच कर रहा है। आगे चलिए, हमने ही अभी पढ़ाया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब ऊपर को कर्व के फॉर्म में चढ़ता ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने ही पढ़ाया और बहुत डिटेल में आपको ग्राफ जब बताया था तो इसकी चर्चा की थी। तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए अब बी वाले ऑप्शन में जो बी सी है वो पॉजिटिव दिखा रहा है और डी वाला खेल हो गया ख़त्म। तो इसका मतलब ये ग्राफ आंसर कट हो गया है। अब यही आंसर सर्वोपरि हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप पकड़ते ही 2 आंसर रिलीज हो गए, कट गए, क्यों हो ही नहीं सकते हैं। बी और डी दोनों खेले, दो पारी तक दोनों खेले, और तीसरी पारी में ये बंदा साथ छोड़ के रन आउट होके चला गया और आपका आंसर आ गया। और आखिरी में भी वेरीफाई कर देता हूँ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो तो दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जब वेग एक समान होता है तो त्वरण शून्य होता है। मतलब दिस बी आंसर इज 100% वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला मामला आया था बच्चों का, भैया प्रभात का था क्वेश्चन नंबर 6। चले बढ़िया 2-3 सवाल ये, लेकिन काफ़ी आसान से सवाल हैं। जो मैंने तुमको प्रैक्टिस कराई है उसके नीचे स्टैंडर्ड है। जितना तुमको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है उससे बिलो लेवल के यहाँ सवाल हैं सामने आपके। चलो मैं बताता हूँ भैया प्रभात, ग्राफिकल में क्वेश्चन नंबर 6। पहले ऐसे चढ़ता हुआ, फिर लगभग इस जगह से कुछ बढ़िया ग्राफ फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे यूँ कुछ, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कुछ ऐसे। सवाल है जो एग्जैक्ट थोड़ा हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन भी हो। अब आंसर वेरीफाई करने के बाद बताऊंगा, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो कुछ और होगी, और ऐसे मैंने जो हल्का सा कर्व चढ़ाते हुए ऊपर को बनाया है ये कुछ और कहानी कहेगा। देख लेता हूँ क्या माजरा है। ए बी सी डी और ई। क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट द मोशन विद नो फोर्स। ए भैया नो फोर्स बोल दिया है, विद नो फोर्स। तो फोर्स अभी देखो ताज़ा कल का लेक्चर हम फोर्स पढ़ाना शुरू। फोर्स वह बेटा तब लगता है जब एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यार प्रभात तुम दुखी कर देते हो। देखो छोटे बच्चे भी कर डालते हैं, 12 वाले बच्चे ये सब काम कर रहे हैं। ये नो फोर्स की स्थिति कब आएगी? जब एक्सेलरेशन 0 होगा।
देखो यहाँ तो रिटार्डेशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने पढ़ाया है, ऐसे ग्राफ चलेगा तो रिटार्डेशन, ऐसे ग्राफ चलेगा तो एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, फोर्स तो दोनों ही सूरत में लगेगा, बस यहाँ क्या है, ब्रेक लग रहा है, यहाँ गाड़ी आगे भागना चाहती है। एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, फोर्स तो दोनों सूरत में लगेगा। फोर्स कब नहीं लगेगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी या रेस्ट में होगी। देखो यहाँ एक्स रिटार्डेशन है, यहाँ ऊपर को चढ़ने का मामला है यानी एक्सेलरेशन है। देखो यही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इस जगह नो एक्सेलरेशन, और नो एक्सेलरेशन माने नो फोर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए सी डी, आपका आंसर होना चाहिए सी डी। जाके चेक कर लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए ए बी बी सी सी डी डी है, तो सी डी में नो फोर्स होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब सीधे बड़ा जंप है, शायद सीधे 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है। मैं चेक कर लेता हूँ 18 क्या है, लेकिन बहुत प्रीमियम रेंज का सवाल है शायद 18 नंबर। मिल गया, एकदम यूनिक है। अभी आप इस क्वेश्चन को आईआईटी एडवांस और मेंस में 2010 और 11 के आसपास भी देखेंगे। सेम सवाल, सेम मैनर, सेम कंसेप्ट, इसी में और एक लेवल एडवांस कर दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आगे जाके आपको दोबारा ये सवाल फिर से भी पूछने को आया है। बहुत प्रीमियम रेंज क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी क्वेश्चन को समझने में और दोनों बातें लगाने में। चलिए 18 नंबर सवाल पर एकदम ओरिजिनल डिस्कशन करते हैं। ये केवल सवाल नहीं है, ये एक पूरी किताब है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी। ध्यान दीजिएगा, बॉल को ड्रॉप किया गया है वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबव ग्राउंड। इट हिट द ग्राउंड एंड रिबाउंड वर्टिकली टू हाइट d/2। आती है जमीन पर, हिट करती है, वापस रिबाउंड जाती है सिर्फ d/2 तक, सिर्फ d/2 तक। नेग्लेक्टिंग सबसिक्वेंट मोशन, यानी अब आगे बस हाइट तक, यहीं तक जाना है, आगे कोई और मोशन आपको नेग्लेक्ट करना है, आगे कोई मोशन नहीं होने वाला। द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को भी आपको नेग्लेक्ट कर देना है। इट्स वेलोसिटी वर्सेस हाइट, वेलोसिटी वर्सेस हाइट एबव ग्राउंड। तो मैं इसके चारों ऑप्शन भी बना देता हूं ताकि हमें आसानी रहे इसकी एनालिसिस दिखाने में। बहुत सुंदर सा, बहुत सरल सा सवाल होगा। बिना वजह गणित में, ग्राफ में कुछ होता ही नहीं है। ये इतना खूबसूरत होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा। एक एक चीज़ का एकदम 100% वेरिफिकेशन मैं आपको दूंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत समय से मैं सवाल के साथ अपनी एनालिसिस दुनिया को बता रहा हूँ। आज तुम्हें भी मौका मिला है, तुम भी देख लो। वीडियो पर कमेंट करना आना भूलें, हमारा हौसला आपके वीडियो पर कमेंट करने से बढ़ जाता है। ऐसे ही करते रहा करें, रिपीट कर करके वो क्या कहते हैं, अपने कमेंट जो आप पहले कर चुके हो कभी, उन्हीं कमेंट्स को दोबारा रिपीट कर दिया करो। अच्छा लगता है जब यूट्यूब पर वीडियो जाता है। होता क्या है कि यूट्यूब पर कभी कभी तो आता हूँ बीच बीच में एक आध सवाल लेकर के। जब आप अच्छे श्रोता की तरह, अच्छे ऑडियंस की तरह किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। अभी कल हमारा एक 2018 के बैच का एक स्टूडेंट था रजनीश, उसने एक मूवी में अपनी स्टोरी लिखी है, मूवी को स्टोरी दी है, उस पर आई है, क्या कहते हैं, मैक्स प्लेयर पर, क्या नाम है, भोग, उस पर उसने अपनी स्टोरी लिखी है। पुराने स्टूडेंट हैं, डायरेक्टर भी हमारा पुराना एक स्टूडेंट है, मैक्स प्लेयर पर उसकी मूवी आई है। तो होता क्या, मूवी में कुछ खास नहीं है, बस ऐसे एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन हो गया क्या, प्रयास बड़ा है, वजह बड़ी है, काम बड़ा है। चलिए, ये सारे वेलोसिटी वर्सेस डी ग्राफ हैं, वेलोसिटी की हाइट के साथ ग्राफ बनाए गए हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको जो पढ़ाया है, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। हमने जो आपको पढ़ाया, कौन कौन से ग्राफ पढ़ाए, वेलोसिटी टाइम पढ़ाया, पोजीशन टाइम पढ़ाया, और एक अच्छा सवाल बनाने में एक्सेलरेशन टाइम भी बताया। लेकिन आप तुमको कौन सा ग्राफ मिला, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपनी साइंस से मतलब है। ग्राफ तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में मैं जा सकता हूँ बड़ी आसानी से। ज़रा देखिएगा, ऊपर से बॉडी रेस्ट से चल रही है। जब ये रेस्ट से चलेगी तो जब डी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और जब ज़मीन पर आके गिरेगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, डी 0 हो जाएगा।
और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में जो रिलेशन निकाला जाएगा वो गति के तीसरे समीकरण को फॉलो करेगा नीचे तक आने के लिए। रेस्ट से चलेगी तो v की 2 घात है, d की 1 घात है नहीं, v की 2 घात है बेटा, d की 1 घात है, g तो कांस्टेंट है, और v की 2 घात है, d की 1 घात है, तो ग्राफ पैराबोलिक होगा, पक्का है। यानी ये आंसर खत्म हो गया है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये खत्म हो गया है। एक झटका, एक कंसेप्ट सही आने से एक आंसर तुरंत क्विक हो गया है। ये इसको किक कर दिया आपने, ये हट गया, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ग्राफ है। क्यों? v और d के बीच में 2 घात और 1 घात का संबंध है, ग्राफ पैराबोलिक ही बनेगा, पक्का है। लेकिन ये सब देखो पैराबोलिक फॉर्म में घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सब पैराबोला है तो घूमे ना कर्व के फॉर्म में। ये भी है, ये भी है, ये भी है। तब इन तीनों में कौन सा होगा उसकी सही एनालिसिस होनी चाहिए। सुनो, जब d मैक्सिमम होगा, d मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी आपको पता है 0 होगी। देखो d मैक्सिमम होने पर, क्योंकि पहले तो ऊंचाई मैक्सिमम होगी ना, तो d मैक्सिमम होने पर वेलोसिटी 0 है। अब ये काम इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब d मैक्सिमम है तो वेलोसिटी का वेक्टर नीचे को है, और नीचे को नेगेटिव होता है, नीचे को वेलोसिटी का मुंह नीचे को है, तो ये आंसर खत्म हो गया, ये आंसर खत्म हो गया। वेलोसिटी का मुंह नीचे को है और वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पैराबोलिकली घूमते हुए कर्व के फॉर्म में यहाँ तक आएंगे, और जब d 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। देख पा रहे होंगे, जब d 0 हो जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अचानक यहाँ से पढ़ते ही जंप मारते वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तुरंत इस नेगेटिव साइड से उसे पॉजिटिव साइड में जंप मारना होगा, नहीं मारना होगा। तो जब d की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमा होगी इस जगह पर, और मैक्सिमम वेलोसिटी से वो d/2 डिस्टेंस तक जाके ख़त्म हो जाएगी, खेल ख़त्म। यही आंसर हमारा आंसर होगा। ये पहला आंसर क्यों कट गया, ये दोनों आंसर क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, जबकि पहले वेलोसिटी का मुंह नीचे को था, बाद में वेलोसिटी का मुंह ऊपर को। तो एक माइन्यूट चीज़ के एनालिसिस पर अपना अंजाम देना है और यूँ निकल के चले जाइए। इससे भी बेहतर क्वेश्चन 2011 या 12 में इसी सवाल को, तो इसको तो पूछा ही गया है, इसमें एक और ग्राफ इन्वॉल्व कर दिया गया है। अगर कहीं आपको दिखे तो, नहीं तो हमें याद आ जाएगा तो हम ही बता देंगे। इसमें गिवन नहीं है, नहीं एक और सवाल अभी मेरे पास है इसको लेकर के। भैया राहुल का एक और सवाल है, कौन सा सवाल है? और लास्ट में देखो, ये 27 नंबर सवाल भाई साहब ने पूछा है, जबकि इस सवाल को हमने प्री में ही डिस्कस कर रखा था। किसी बच्चे ने कुमार मित्तल लगाई थी तो मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था, लेकिन राहुल भाई से फिर ले आए हैं। देखिए गलत बात है ये। कम से कम क्लास तो कॉन्सेंट्रेट किया करिए, कौन सा सवाल हमने बताया है, कौन सा नहीं बताया है, आपको देखना चाहिए। और चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जितनी देर हम तुमको गरियाएंगे उतनी देर में सवाल लग जाएगा, बिना मतलब क्या फ़ायदा होगा। अपनी आत्मा अशुद्ध करें, उससे बढ़िया लगा ही दें। एक वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाया है। इस जगह पर वेलोसिटी को इन्होंने v0 कहा है और इस जगह पर वेलोसिटी को x0 कहा है। और एक छोटा सा बात पूछा है कि पोजीशन टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करिए। तो सुनिए, आपको दिख रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी घट रही है। मतलब यहाँ पक्का है ब्रेक मारा जा रहा है। अरे यार थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लिया करो। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है ना। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी घट रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन आपका रिटार्डेशन के रूप में यानी नेगेटिव साइड में होगा, और नेगेटिव साइड में एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही ग्राफ है 4 में से, मेरे ख्याल से नेगेटिव से शुरू कर रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू है वो भी नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, और आगे जा करके एक्स में कन्वर्ट हो गया। ए इज़ द फर्स्ट आंसर। और बाकी इसकी डिटेल स्टडी मैंने काफ़ी समय दे करके क्वेश्चन बनाया था, इसके 2 और 3 पहला ही ऑप्शन हो गया, वो कोई हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा 0 से मैक्सिमम को जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ने तो है नहीं, कांस्टेंट तो है नहीं, बाकी सारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। हो गया ख़त्म। इतने ही सवाल थे आपके। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मंडे को मिलते हैं। कल आप लोग टेस्ट दे दीजिए। मैथ्स में आज कोई सवाल कोई भेजा नहीं है, वो जो हाफ एंगल वाला एंगल मल्टीपल्स वाली एक्सरसाइज कर डालिए और करके क्वेश्चन भेज डालिए। कल सारे मैथ्स के डाउट हमने आपके बता ही दिए थे। दैट्स फिनिश। थैंक यू। जय हिंद।